नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा स्पेशल शो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ, जो हम अपने व्यूअर्स की मदद करने के लिए लेकर आते हैं। कोई भी सवाल आपके पास है, आपके गोल्स रिलेटेड, फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड, तो आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। नोट कीजिए तरीका कैसे आप शामिल हो सकते हैं इस शो में। आपने क्वेश्चंस हमें ईमेल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है yourmoney@nw18.com। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर पर जाएंगे, शो लाइव भी देख सकते हैं और अपने सवाल हमें #AskAwaz लिखकर भेज सकते हैं। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के ऑनलाइन बिजनेस के हेड समीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। समीर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले आज हम बात करेंगे डिविडेंड इनकम की, कि डिविडेंड इनकम पर टैक्सेबिलिटी क्या लागू होती है, क्या रूल्स हैं और क्या कुछ रिसेंटली बदलाव किए गए हैं इस थ्योरी में, और साथ ही जो डिविडेंड इनकम होती है उस पर क्या अपडेट्स रिसेंटली ले, इन सबको समझते हैं, बातचीत करते हैं। तो बताइए सबसे पहले तो समीर जी कि जो डिविडेंड इनकम है उस पर टैक्सेबिलिटी नॉर्म्स क्या हैं? गुड इवनिंग दीपाली जी। पहले तो आपके शो पे आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त करूंगा। डिविडेंड इनकम की जब हम बात करते हैं तो जब हमारी कोई भी इनकम डिविडेंड से होती है उसको हम उसको इनकम टैक्स आपके रेगुलर इनकम की तरह कंसिडर करती है। यानी अगर आपका जो भी रेगुलर इनकम हो रहा है उसका डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ योर रेगुलर इनकम। अगर यहाँ पे टैक्सेबिलिटी जो भी रेगुलर इनकम में, जैसे आपका स्लैब 10% के स्लैब में हो तो आपको 10% स्लैब लगता है, 20% के स्लैब में आते हो तो 20% लगता है, 30% के स्लैब में आते हो तो 30% लगता है। ये जब आपके स्लैब के हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको टैक्स चार्ज किया जाता है। अब यहाँ पे एक स्मॉल कैच ये रहता है दीपाली जी, जब भी आपका 5,000 से ज्यादा डिविडेंड का इनकम होता है तो 10% का टीडीएस कंपनी काट के ही आपके हाथ में आपको क्रेडिट देती है, और उसका टीडीएस सर्टिफिकेट आता है जो आपको अपने टैक्स के साथ फाइल करना होता है, और अगर आपका रिफंड बनता है तो वहां पे आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। और दूसरा, जो नॉन रेसिडेंट एनआरआई कस्टमर है उनके लिए 20% टीडीएस कटता है। सो ये है टैक्स के नॉर्म्स। ओके, अच्छा, इसके अलावा समीर जी अगर हम म्यूचुअल फंड से होने वाले डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी कितनी होती है, क्या नॉर्म्स है म्यूचुअल फंड में से होने वाले डिविडेंड के, और आमतौर पे जो डिविडेंड्स मिलते हैं म्यूचुअल फंड्स में वो किस रेशियो में रहते हैं अगर हम डायरेक्ट इक्विटी से कंपेयर करें तो? सो दीपाली जी, अगर पहले तो डिविडेंड चाहे इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी से है, म्यूचुअल फंड से है, या आपके डेट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट से है, टैक्सेशन का जो नॉर्म्स है सबके सारे इनकम के लिए ये तीनों सोर्स के आए हुए इनकम से सेम रहता है। यानी इसको नॉर्मल आपकी इनकम की तरह कंसिडर किया जाता है। अब हम बात करते हैं इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी वर्सेस म्यूचुअल फंड। तो आमतौर पे दीपाली जी हमने देखा है कि निवेशक ज्यादातर ग्रोथ प्लान सिलेक्ट करते हैं। ग्रोथ प्लान में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको डिविडेंड पेमेंट नहीं होता है, वो आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहता है। और जब आप मैच्योरिटी पे जब भी पैसा विड्रॉ करते हो तो उसको कैपिटल गेन के तहत कंसिडर किया जाता है। राइट। और डायरेक्ट इक्विटी की बात करते हैं, अगर आपने हाई पेइंग डिविडेंड वाला स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आमतौर पे 6 से 8% के बीच का एवरेज डिविडेंड जनरेट होता है। अब जब हम म्यूचुअल फंड डिविडेंड की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे दो तीन एग्जम्पशंस भी मिलते हैं। जैसे जो कस्टमर सीनियर सिटीजन है वो अगर अपना 15H फॉर्म भर के दे देते तो उनको टीडीएस नहीं लगता है। और जिनका इनकम 2.5 लाख से नीचे है वो अगर 15G फॉर्म भर के दे देते तो इनको भी टीडीएस कटे बिना पूरा का पूरा फंड उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है। अब दीपाली जी, ये नॉर्म्स जब आप शुरुआत करी थी तो आपने ये 2020 से पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था। तो वहां पे क्या होता था, कंपनी को डिविडेंड पे टैक्स लगता था, और कटने के बाद जो डिविडेंड कस्टमर के हाथ में आता था वो टैक्स फ्री आता था। बट ये बदलाव 2020 में हुआ है। 2020 के बाद जो भी डिविडेंड इन्वेस्टर के हाथ में आता है वो उसकी रेगुलर इनकम की तरह कंसिडर किया जाता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपको तमाम बातें समझाई गई हैं टैक्स नॉर्म से रिलेटेड डिविडेंड इनकम पर। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, और मनविंदर सिंह पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मनविंदर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
हाँ जी, मैंने अपना बेटी के लिए इन्वेस्टमेंट कुछ स्टार्ट कर रखी है बेटी के नाम से। ओके। तो 4 फंड हैं उसमें। एक तो निप्पॉन का लार्ज कैप है, एक फ्लेक्सी कैप है फ्रैंकलिन का, इनमें तो 5-5 हज़ार है दोनों में, और कोटक का है इमर्जिंग इक्विटी, और एसबीआई ओके। का है स्मॉल कैप। कोटक में 3,000 हैं और उसमें एसबीआई स्मॉल कैप में 2,000 हैं। तो एक तो थोड़ा पोर्टफोलियो किस तरह का है उसके ऊपर थोड़ा सा राय दे दीजिए अपनी। और 20 साल ठीक का है। है इन्वेस्टमेंट होराइजन। ठीक है। 20 इयर्स का टाइम होराइजन है और इनके पास 15,000 की एसआईपी चल रही है। 23 साल इनकी बेटी की उम्र है जिसके लिए इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है। एक चीज और बताइए मनविंदर, अभी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हुई है? कब शुरू किया आपने इन्वेस्टिंग? ये अपना 6 महीने हो गए, अप्रोक्सीमेट अपना 90,000 के करीब होगी। ओके, चलिए बताइए 90,000 के आसपास की इनकी फिलहाल वैल्यू है, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? तो मनविंदर जी, पहले तो मैं आपको एक चीज के लिए बधाई देना चाहूंगा कि आपने अपने पोर्टफोलियो को काफी बेहतर तरीके से बनाया हुआ है। आपने वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है, जिस आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप है, फ्लेक्स कैप है, मिड कैप है और स्मॉल कैप है। आमतौर पे हम कस्टम इन्वेस्टर को यही सुझाव देते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड बनाएं। और आपने वो काफी अच्छे से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन किया है। अब हम बात करते हैं आपके फंड की, तो आपने चारों चार फंड अच्छे सिलेक्ट करे हैं। बट मानवेंद्र जी, यहाँ पे हमारा सुझाव एक रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर रिव्यू करें। हाल आज के अच्छे परफॉर्मिंग फंड जरूरी नहीं है फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करे, तो इसको रेगुलर देखते रहना। और जब भी ऐसा लगे कि फंड में परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप इसमें से मूव करके दूसरे अच्छे वही कैटेगरी के अच्छे फंड में निवेश कर लेना। अब आते हैं आपके जो आप अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको डेफिनेटली ये जानने में इंटरेस्ट होगा कि ये पैसा 20 साल के बाद आपको कितना फंड मिलेगा। सो आप जो अभी करंट एसआईपी 15,000 की करते हैं, अगर ये आप अगले 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं, तो करीबन 1.5 करोड़ के करीब आप 20 साल में इकट्ठा कर पाएंगे, अगर आपका पोर्टफोलियो 12% का एवरेज कंपाउंडेड रिटर्न जनरेट करता है तो। बट अगर आपको पैसा थोड़ा ज्यादा इकट्ठा करने की इच्छा है, तो आप एक सिंपल स्टेप कर सकते हैं। अगर आप अपनी एसआईपी हर साल 10% से ज्यादा बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो करीबन 20 साल में यही फंड 2,99,00,000 करीबन 3 करोड़ तक का फंड आप इकट्ठा कर पाएंगे। स्मॉल ट्विक, अगर आप हर साल 10% से अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ाते हैं, तो 3 करोड़ तक अपनी अमाउंट पहुंच सकती है। ठीक है, चलिए तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और जैसे बताया गया आपको 3 करोड़ के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे, 10% स्टेप अप करते हैं तो अदरवाइज 1.5 करोड़ आप इकट्ठा कर लेंगे। फंड सिलेक्शन आपका बेहतर है, बने रहिए, इन्वेस्टेड रहिए। बात करते हैं अगले व्यूअर की। नरेंद्र कौशल ने दिल्ली से ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 43 ईयर्स इनकी एज है, 20,000 की मंथली एसआईपी है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 1,70,000 के आसपास है, 10 साल में 2 करोड़ का टारगेट है। कौन से फंड्स हैं इनके पास? लमसम इन्वेस्टमेंट भी है और साथ ही इनकी मंथली एसआईपी वाले फंड्स भी हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज, क्वांट स्मॉल कैप, यहाँ पर 5,000 ईच एसआईपी है। लमसम है एक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर 40,000, 80,000 डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर, 50,000 निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, 50,000 एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज, 50,000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और क्वांट स्मॉल कैप में। बताइए क्या सजेशंस इनके लिए? तो पहले उनका पहला क्वेश्चन था, उनको 10 सॉरी इनको 10 साल में 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। तो नरेंद्र जी, आपने जो अपने लिए टारगेट रखा है वो थोड़ा अग्रेसिव है। इसके लिए आपको एसआईपी का अमाउंट बढ़ाने का जरूरत पड़ेगा। आज की डेट में आपकी एसआईपी 20,000 की चल रही है। अगर ये अगले 10 साल तक 12% से एवरेज ग्रोथ देती है, और आज आपका भी पोर्टफोलियो है 1,70,000 रुपए का जो लमसम इन्वेस्टमेंट है, ये भी अगर 12% से एवरेज आपको रिटर्न जनरेट करता है, तो करीबन आपका 10 साल के बाद करीबन 62 लाख रुपीस आप इकट्ठा कर पाएंगे। 2 करोड़ इकट्ठा करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। हम आपको दो ऑप्शन सजेस्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है, आप अपनी एसआईपी के अमाउंट इमीडिएटली बढ़ा के 81,000 करें, तो आप 10 साल में 2 करोड़ जो आपने अपने लिए लक्ष्य रखा है वो हासिल कर पाएंगे। अगर आप 81,000 इमीडिएट नहीं बढ़ा सकते हैं, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी एसआईपी अमाउंट 20,000 से बढ़ा के अभी 55,000 तक ले जाए, और हर साल अपनी एसआईपी को 10% से बढ़ाते हैं, तो भी आप अपने गोल जो आपने अपने लिए लक्ष्य रखा है 2 करोड़, वो आप आराम से हासिल कर पाएंगे।
अब आपके पोर्टफोलियो पे आते हैं तो नरेंद्र जी, एक चीज आपकी बहुत अच्छी है कि आपने लमसम जिसमें करा है उसमें ही एसआईपी कर रहे हैं, और आपने अपने पोर्टफोलियो को 6 स्कीम से लिमिट रखा है। सो ये बहुत ही अच्छी रणनीति है अगर हम इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट से देख के है। आपने बहुत ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया है, सो पोर्टफोलियो काफी बेहतर है। अब आते हैं स्कीम स्कीम की बात करते हैं तो आपके एसआईपी में लार्ज कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, बैलेंस एडवांटेज फंड है, और स्मॉल कैप फंड है। आपने अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से डाइवर्सिफाइड किया है और सारे अच्छे स्कीम है। सो हाल फिलहाल आपके पोर्टफोलियो में कोई भी बदलाव का सुझाव नहीं है। बट हाँ, अगर आप अपना इनकम टैक्स अगर न्यू रेजिम से फाइल कर रहे हैं, और आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप ये ईएलएसएस का 3 साल का लॉक इन पूरा होता है, तो सुझाव ये रहेगा कि ये फंड आप फ्लेक्सी कैप फंड में डाइवर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। फंड सिलेक्शन आपका बेहतर है, आप कनेक्टेड, आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहें। गोल की बात, जैसे कि अभी आपकी 20,000 की एसआईपी है, बढ़ाइए इसे थोड़ा सा। अगर गोल को हासिल करना है, कैलकुलेशन पूरी आपके सामने है। 2 करोड़ के लक्ष्य के लिए 81,000 की एसआईपी लगेगी या 55,000 की एसआईपी की 10% स्टेप अप करें तो भी गोल को हासिल कर लेंगे। इतना नहीं कर सकते तो एटलीस्ट स्टेप अप करना शुरू करें, जैसे जैसे आपकी पॉकेट इंक्रीज करें, एलोकेशन बढ़ाएं। भूपेश हैं अगले व्यूअर सवाल पूछने के लिए हमारे साथ, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। भूपेश जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मैडम नमस्कार मैडम। मैडम नमस्ते। 10 साल के होरिजन से मैंने अभी विभिन्न एसआईपी भी चालू किया हूँ मैडम, कुछ साल पहले। एसबीआई के पूरे एसआईपी मैडम मेरे जी 10 साल का वो मैं देख है। पा रही हूँ, आपने एसबीआई के सारे फंड्स लिए हुए हैं। आपने कब बनाया था ये पोर्टफोलियो? मैडम ये हो गए लगभग 3 साल 4 साल हो गए मैम, 3 से 4 साल। और एसबीआई के ही सारे फंड्स क्यों चुने आपने? एक्चुअली मैडम वो एसबीआई में ही मेरा ट्रांजेक्शन होता था ऑनलाइन, तो उसी में मैडम सारे फंड उसी से ले लिए। ठीक है, चलिए पूछ लेते हैं। अब आमतौर पे तो आप देखते हैं अगर इस शो को, तो हमारे सभी एक्सपर्ट्स यही सलाह देते हैं कि कैटेगरी के साथ साथ फंड हाउसेज में भी डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक फंड के साथ कभी कोई दिक्कत हो अनफॉर्चुनेटली, तो फिर आपके सारे फंड्स की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट आ सकता है। और अलग अलग हाउसेज के अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, अलग अलग फंड के मैनेजर्स होते हैं, तो सबकी सोच, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट होती है, तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एनी विच वेज 10 लाख के आसपास के पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई मैग्नम ग्लोबल, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई फोकस इक्विटी और एसबीआई गोल्ड फंड सभी में 4,000 ईच डिप्लॉय कर रहे हैं। यानी जो टोटल एसआईपी अमाउंट है इनका वो 24,000 के आसपास का है। बताइए क्या सजेशन? तो भूपेश जी, दीपाली जी ने बहुत अच्छे से आपको बताया कि एक आमतौर पे हमारी ओर से सुझाव यही रहता है कि आप एक ही एएमसी के सारे स्कीम ना सिलेक्ट करें। हालांकि सारी स्कीम अच्छे परफॉर्मिंग है, बट यहाँ पे क्या होता है, हम जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि हमें डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिले। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि एक फंड हाउस में क्यों नहीं, तो उसके 2 रीजन है। पहला रीजन है, जब भी कोई फंड हाउस होता है तो एक फिलोसॉफी पे अपना इन्वेस्टमेंट करता है, या तो वैल्यू बेस्ड होगा या ग्रोथ बेस्ड होगा। तो वो कहीं ना कहीं इसकी झलक आपको सारे फंड में दिखाई देती है। अब जब हम डाइवर्सिफिकेशन के एस्पेक्ट से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में ग्रोथ बेस्ड भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड भी होना चाहिए, राइट। अग्रेसिव भी होना चाहिए, कंजर्वेटिव भी होना चाहिए। तो वैसे सारा आपका मिक्स होना चाहिए। तो पहला रीजन ये होता है कि आप जब अलग एएमसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे कोई ग्रोथ वाला स्टाइल से इन्वेस्टमेंट करता है, कोई वैल्यू वाला स्टाइल से इन्वेस्ट करता है, तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है। दूसरा, जब भी हम एक म्यूचुअल फंड के एक ही एएमसी के सारी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो आमतौर पे क्या देखा गया है, कोई भी एक एएमसी होती है, उसका एक स्टॉक का यूनिवर्स होता है, जो करीबन 400 से 500 स्टॉक के बीच में होता है, जिसके अंदर ही वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको जो वैल्यू फ्लेवर मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिस होता है। आप अगर मल्टीपल एएमसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो बेनिफिट ये होता है कि आपको थोड़ा एक्सपोजर वाइड रेंज मिलता है। जैसे टोटल अगर हम सारे एएमसी के बीच में देखें तो 700 से 800 कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है। तो पॉसिबल है ये एएमसी में 400 लिया है, बाकी के 400 उनके इनसे मिस हो गए, यानी वो उनकी कवरेज में नहीं हो। तो ये बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब आप वेरियस एएमसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और बाकी का पॉइंट तो दीपाली जी ने आपको बहुत सही से समझाया है। अब आपका पोर्टफोलियो पे हमने ये चीज ध्यान में रखते हुए सुझाव दिया है
कि आप अपने पोर्टफोलियो में, जैसे आपके पोर्टफोलियो में एसबीआई ब्लू चिप फंड है, हालांकि बहुत अच्छा परफॉर्मिंग फंड है, बट सुझाव ये रहेगा आप इसको निपॉन इंडिया के लार्ज कैप के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में एसबीआई फोकस इक्विटी फंड है, इसको आप एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। और तीसरा, आपके पोर्टफोलियो में एसबीआई मैग्नम का ग्लोबल फंड है, इसको आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के मल्टी एसेट फंड से इन्वेस्टमेंट करें। ये आपके पोर्टफोलियो को काफी डाइवर्सिफाइड कर देगा और और आपके पोर्टफोलियो में एक बैलेंस और स्टेबिलिटी लाएगा। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो में, आप अभी जो 20,000 रुपीज का अगर जो आप एसआईपी कर रहे हो और आपका पोर्टफोलियो करीबन 10 लाख रुपए का है, अगर ये 12% से एवरेज ग्रोथ देता है अगले 10 साल के लिए, तो करीबन आप 78 लाख रुपीस इकट्ठा कर पाएंगे। हालांकि आपका गोल 1 करोड़ का है, तो सुझाव ये रहेगा कि आप अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ा के 30,000 ले जाए। आप 30,000 की एसआईपी करते हैं तो आप आराम से अपने गोल को हासिल कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारे साथ समीर शाह बने हुए हैं अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। अविनाश हैं दिल्ली से अपना सवाल पूछने के लिए। अविनाश जी नमस्कार, पूछिए क्वेश्चन। मैडम, मैं 1 लाख की सिर्फ कर रहा हूँ और मैंने आपको बता दिए हैं फंड्स कौन कौन से हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये फुली डाइवर्सिफाइड हैं फंड्स, और 14 इयर्स का मेरा टाइम होराइजन है, 50 की एज तक मेरे को करना है, 36 मेरी एज है। तो मेरे को ये जानना है कि ये पोर्टफोलियो सही है। 1 लाख की एसआईपी, 14 साल का होराइजन। आपने ये पोर्टफोलियो कब बनाया अविनाश? मैम, ये मैंने स्टार्ट किया था 30,000 से 2021 में। फिर तो मैंने अभी इसको वैल्यू कितनी है आपके पोर्टफोलियो की? अभी करंट वैल्यू 27 लाख है और ओके, इन्वेस्टेड अमाउंट है 20 लाख। ओके, अच्छा, तो 20 लाख आपने लगाए हैं, 27 लाख आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है, और शुरुआत तक 30,000 से की थी, बट स्टेप अप किया और फाइनली 1 लाख की एसआईपी इनकी चल रही है। 14 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे, कंसीडरिंग ऑलरेडी 27 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है? फंड्स कौन से हैं? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ एसबीआई कॉन्ट्रा, एक्सिस स्मॉल कैप में 15,000 पर मंथ, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 15,000 निपॉन इंडिया लार्ज कैप, वाइटो कैपिटल मल्टी एसेट में 15,000। बताइए समीर, इनके लिए सजेशंस। तो अविनाश जी, आपने आपका पोर्टफोलियो बहुत बेहतर तरीके से डाइवर्सिफाइड और अच्छा बनाया है। सो फंड सिलेक्शन की बात करते हैं तो सारे फंड अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, सारे स्कीम अच्छे हैं। सो हाल फिलहाल आपके पोर्टफोलियो के स्कीम को लेके कोई बदलाव का सुझाव नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड भी है, मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है, मल्टी एसेट भी है और फ्लेक्सी कैप भी है। और एक फ्लेवर देने के लिए आपने कॉन्ट्रा फंड भी रखा है। आपका पोर्टफोलियो काफी वेल डाइवर्सिफाइड है, इसमें आपको कोई बदलाव की सुझाव नहीं है। अच्छा स्कीम सिलेक्शन है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। और अब आप बात के अगर हम आपके 1 लाख रुपए का एसआईपी अगर 14 साल तक आप कंटिन्यू रखते हैं, राइट, तो करीब, और ये आपको 12% का एवरेज रिटर्न जनरेट करता है, तो करीबन 4 करोड़ 32 लाख रुपए तक का फंड इकट्ठा आप कर पाएंगे। सो आई होप आपने ये जो भी इन्वेस्टमेंट किया है कोई गोल के साथ किया है। सुझाव अविनाश जी एक ये रहेगा कि आप अगर गोल, जो भी गोल आपने रखा है वो गोल के हिसाब से अगर आप रिटायरमेंट के लिए या जिसके ये चीज के लिए कर रहे हैं, जैसे जैसे आप इसके पास में गोल के करीब आते जाए, तो सिर्फ एक सुझाव ये रहेगा कि आप इक्विटी का एक्सपोजर कम करते करते जाना, साथ साथ में डेट फंड में इन्वेस्ट करना या एक्टिव ईटीएफ या इंडेक्स फंड में अपना एक्सपोजर आगे जाके शिफ्ट कर लेना, ताकि आपके पोर्टफोलियो में रिस्क रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो पोर्टफोलियो आपका बेहतर है, इन्वेस्टेड रहिए, और कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। 5 करोड़ के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे। आपके लिए सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बात करते हैं अब अगली व्यूअर से। अलका हैं कनेक्टेड सवाल पूछने के लिए लखनऊ से। अलका नमस्कार, पूछिए अपना क्वेश्चन। हाँ सर, मैंने 6,500 का मंथली एसआईपी करी हुई है, और सर मैं ये जानना चाहती हूँ मैं इसको 17 ईयर और आगे कर सकती हूँ। तो सर मेरा टारगेट गोल जो है सीआर के ऊपर का ही है। तो सर उसके लिए मुझे कुछ, मैंने अपना जो पोर्टफोलियो इसमें क्या कोई बदलाव करना रहेगा कि ये सही है? 6,500 की एसआईपी, 6.5 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 2041 तक 1 करोड़ का इनका लक्ष्य है। तो यानी अब से लगभग 14 साल के आसपास का इनका टारगेट है।
SBI small cap 3,000 per month, 11,000 each. Motilal Oswal mid cap, Motilal Oswal Canara Bank small cap, SBI PSU फंड में 1,500, कोटक मल्टी कैप में है। और अगर हम इनका लमसम पोर्टफोलियो देखें तो इनके पास SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में 50,000 इन्होंने डाले हुए हैं। क्या सजेशन रहेगा? तो अलका जी, आप अगर आपने अपने लिए एक करोड़ का लक्ष्य रखा है अगले 17 साल में, अगर आप अपना करंट एसआईपी 6,500 का कंटिन्यू रखते हो और ये आपका 6.5 लाख रुपए के करीब का जो पोर्टफोलियो है, ये 12% से अगर एवरेज ग्रो करता है, तो आप कंफर्टेबली आपने जो अपने लिए लक्ष्य 1 करोड़ का रखा है वो आप हासिल कर पाएंगे। सो सिर्फ ये है कि मार्केट के उतार चढ़ाव से डरे बिना अपने पोर्टफोलियो आप अपना इन्वेस्टमेंट करते रहना। इससे आप आराम से आपका जो लक्ष्य रखा है 1 करोड़ का आप हासिल कर पाएंगे। अब आपके पोर्टफोलियो पे आते हैं, तो पहला आपके पोर्टफोलियो में एक सुझाव ये रहेगा कि आपके पोर्टफोलियो में है कैनरा रेबोको का स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे हमारा सुझाव ये रहेगा कि आप इसको बंधन स्मॉल कैप फंड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में थीमेटिक फंड है, और एक सेक्टोरियल फंड है। आमतौर पे सुझाव ये रहता है कि अलका जी, आप अगर ये पर्टिकुलर सेक्टर को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, आपके पास उसका प्रॉपर नॉलेज है, इसके रिलेटेड कोई भी जो भी खबरें आती है उसको अगर आप रेगुलरली ट्रैक करते हैं, तभी जाके आप पीएसयू फंड सेक्टोरियल फंड या थीमेटिक फंड में बने रहे। अदरवाइज सुझाव ये रहेगा कि आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। आ, हम ये इसलिए हम सजेस्ट करते हैं क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और फंड मैनेजर ही डिसीजन लेते हैं। जब अगर फंड मैनेजर इनको क्लोजली स्टडी करते हैं, जब भी उनको लगता है कि ये सेक्टर अच्छा चलने वाला है, तो ऑटोमेटिकली वो सेक्टर में उनका एक्सपोजर धीरे धीरे करके वो बढ़ा ही देता है। डेडिकेटेडली आप जब कोई भी सेक्टोरियल या सेक्टोरियल फंड लेते हैं, तो इसमें आप वो ओनर्स अपने पे ले लेते हैं। सो सुझाव ये रहेगा कि हो सके तो फ्लेक्सी कैप फंड के साथ आप उसको रिप्लेस करें। ओके, तो बदलाव सजेस्ट किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। कैनरा बैंक को स्मॉल कैप से निकलने की सलाह है, उसकी जगह बंधन स्मॉल कैप आप पिक कर सकते हैं। सेक्टोरल फंड हम यूजुअली बात करते भी हैं इस शो में, थोड़ा निवेश रिस्की होता है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए फ्लेक्सी कैप फंड को आप ऐड करें, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर हैं। बात करते हैं ओम प्रकाश के, ओडिशा से इन्होंने सवाल भेजा ईमेल के थ्रू। 45 ईयर्स इनकी एज है, मंथली एसआईपी है 23,500 की, 15 साल का होराइजन है। जानना चाहते हैं कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे, और साथ ही पुराने निवेश को लेकर भी इनकी रणनीति चाहिए कि क्या करें एग्जिस्टिंग फंड में, क्योंकि कई ऐसे फंड्स भी हैं इनके पास जहां इन्होंने एसआईपी बंद कर दी है। एक्टिव पोर्टफोलियो है बंधन कोर इक्विटी 5,000 पर मंथ, आईसीसी प्रो ब्लू चिप 4,000 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतिलो सालवेट कैप में 4,000, 3,000 पर मंथ, बंधन स्मॉल कैप 2,500 पर मंथ है इनका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में। एसआईपी जहां बंद की है, जहां फंड्स इनके पास पड़े हैं, वो है 75,000 एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, 65,000 यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, 10,000 एक्सेस स्मॉल कैप और 6,000 एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप। बताइए सजेशंस। तो ओम जी को हमारी तरफ से ओम प्रकाश जी को हमारा पहला उनका जो क्वेश्चन था, कितना कॉर्पस इकट्ठा होगा। आज की डेट में जो 23,500 का उनका एसआईपी चल रहा है, अगर और एग्जिस्टिंग कॉर्पस जो उनका 1,56,000 है, अगर ये 12% से एवरेज ग्रोथ देता है, तो अगले 20 साल में ये अमाउंट बढ़ के 1,26,00,000 हो जाएगी। अब हम पोर्टफोलियो पे आते हैं, तो पोर्टफोलियो में एक ही चीज ओम प्रकाश जी जो बदलाव करने जैसी है, आपके आपके स्टॉप एसआईपी प्लस एक्टिव एसआईपी में मिला के टोटल 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड है। सुझाव ये रहेगा कि आप बंधन का कोर फंड जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आता है, उसको कंटिन्यू रखें, और एचडीएफसी और एक्सिस का जो आपका लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उसको बंधन के साथ मर्ज कर दें। ये एक छोटा सा सुझाव है। बाकी आपका फंड, आपने जो फंड बहुत केयरफुली और अच्छे सिलेक्ट करे, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। कोई बदलाव का यहाँ पे कोई भी बदलाव का सुझाव नहीं है। ओके, चलिए, तो ये रहा आपके लिए सजेशंस। एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप से निकलने की सलाह है। 20 साल में 1.25 करोड़ के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे, और फंड सिलेक्शन बाकी आपके बेहतर है। थोड़े बहुत बदलाव आपको सजेस्ट किए गए जो कि आपको इम्प्लाई करने हैं। चलिए पूछ लेते हैं आप टॉप 4 फंड्स। बताइए समीर, आपकी चॉइसेस। सो दीपाली जी, लार्ज कैप कैटेगरी में हमारा सुझाव निपॉन इंडिया लार्ज कैप का रहेगा। मल्टी एसेट में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, और स्मॉल कैप में बंधन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। ये हमारी ओर से टॉप सजेस्टेड फंड है।
ओके, चलिए तो ये रहे समीर के टॉप 4 फंड्स आपके स्क्रीन पर, जो कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और बंधन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। तो ये फंड्स एक कंप्लीट पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से समीर ने सजेस्ट किए हैं। शुक्रिया समीर आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ यॉम मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।